बड़ा तो कर ही रखा। स्वागत है आप सभी का पीएनएसटी की हमारी केमिस्ट्री क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज में। जैव अणु में कल जो है हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एंजाइम और प्रोटीन। तो एंजाइम और प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड, इन सभी के कंबाइनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज है उनको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कल भी जैसे डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर नोट्स बना ले आप क्लास के साथ साथ, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अभी आप अगर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आगे जाके बहुत आसानी होगी। अभी टाइम भी आप लोगों के पास, तो नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट आए तो कमेंट कीजिए ताकि उस डाउट को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी क्लासेस है डेली उनको देख के उसके हिसाब से नोट्स रेगुलर आप वर्क करते रहेंगे तो वो इकट्ठा नहीं होगा, तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वर्क आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है, कुछ आपको हम लोगों से हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, तो उसके हिसाब से आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो है इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं 9753749986 मनीष सर के नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करके नए स्टूडेंट जुड़ सकते हैं ताकि उनको जो भी जरूरी पीडीएफ और क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाएगी। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एंजाइम और प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। प्रोटीन के बारे में बात कर ले तो प्रोटीन जो शब्द है ये प्रोटियोज से बना है। प्रोटियोज जो शब्द होता है इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब जो हमारा बहुत मूलभूत आवश्यकता, जिसके बहुत मूलभूत महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, उसी को प्रोटीन बोला जाएगा। यानी कि हमारे जो शरीर की जो संरचनात्मक इकाई जैसे कोशिका है, तो कोशिका से मिलके हमारे टिश्यू बनते हैं ऊतक, और उन टिश्यूज में को बनाने में हेल्प करता है कौन? प्रोटीन। यानी हमारे शरीर के जितने भी संरचनात्मक विकास है या जो मरम्मत है, ये सारा कार्य में कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। ये जो प्रोटीन होता है दालों में होता है, आपके दूध में होता है, अंडे हो सकते हैं, मांस हो सकता है, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है, सोयाबीन हो सकता है। तो ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। कई सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाएंगे, यानी अमीनो एसिड क्या हो गया? हमारे एकलक इकाई होगी। तो अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना लेंगे? हमारा पॉलीमर बनाएंगे, मतलब कि आपका क्या बनाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन हमारा बहुलक हो गया यहाँ पे, और अमीनो एसिड उसकी एकलक इकाई हो गई। तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है, और कई सारे अमीनो एसिड जो है जुड़ते जाएंगे और वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ये तो बात होगी प्रोटीन के बारे में, है ना। प्रोटीन के बाद अगर हम बात करें कि प्रोटीन के साथ हमने अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे प्रोटीन के। अभी आज की क्लास में प्रोटीन के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के बाद हम बात कर ले एंजाइम की। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो एंजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की संरचनात्मक विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से प्रोटीन की संरचनात्मक विशेषता क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे एस्टर बंध है, ईथर बंध है, पेप्टाइड बंध है, सभी हैं, है ना। तो इसका सही जवाब है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कैसे है कि जो प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है वो अमीनो अम्लों से हुआ है, और ये जो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं ये बनाते पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। तो ये इसकी संरचनात्मक विशेषता है प्रोटीन की, कि प्रोटीन में अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध होता है। तो जब इसका डिस्क्रिप्शन देख ले, अमीनो अम्लों के दो समान या भिन्न अणु, है ना, अमीनो एसिड एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आपस में क्रिया करेंगे तो अणु का NH2 समूह दूसरे अणु का COH समूह से। अब इसको समझ ले,
जो अमीनो एसिड है उसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह है, एक है NH2 और एक है आपका COH। NH2 मतलब अमीनो और COH मतलब कि आपका एसिड ग्रुप या अम्लीय समूह। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्रिया करेंगे और ये बनाएंगे एमाइड। क्या बनाएंगे? एमाइड। एमाइड कैसे बनेगा इसको देख लीजिए, CONH है ना, आपके COOH और NH2 इन दोनों की क्रिया से ये बनेगा आपका एमाइड CONH। और ये एमाइड क्या करेंगे कि इन एमाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, जैसे CONH कई सारे बंध जुड़ेंगे आपस में, तो इसको बोलेंगे एमाइड बंधन या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इस एमाइड बंधन को ही क्या नाम दे देंगे? पेप्टाइड लिंकेज नाम देंगे। तो प्रमुख विशेषता क्या होगी प्रोटीन की कि उसके अंदर पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड लिंकेज होता है जिसमें अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है? किसका जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है? अब बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या है कि ऐसे एक प्रकार के उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने में मदद करते हैं, है ना। जैसे कि भोजन, हम भोजन खा रहे हैं, उसका पाचन, उस पाचन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम शामिल होते हैं जो पूरे भोजन के पाचन तक और जब तक वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर नहीं हो जाते, कई सारे एंजाइम उस क्रिया में भाग लेते हैं। श्वसन में कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार से उत्प्रेरक है जो उन जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं और वापस अपनी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उसमें खर्च नहीं होता। जैसे कि एक उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसकी उपस्थिति में होती है और वापस वो उसी रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न है कि निम्न में से किसका जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है ना। ऑप्शन है प्रोटीन का अमीनो अम्लों में, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में हमको पेप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, या वसा का वसीय अम्लों में जो है अपघटन करेंगे तो एंजाइम की आवश्यकता होगी, या ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में बदलेंगे तो एंजाइम की आवश्यकता होगी, या पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलेंगे तो जो है एंजाइम की जरूरत होगी। तो सही जवाब है प्रोटीन। और एंजाइम कौन सा? एक स्पेसिफिक एंजाइम का नाम दिया पेप्सिन। तो प्रोटीन जब अमीनो अम्लों में बदला जाएगा तो उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत होगी और वो कौन सा होगा? पेप्सिन। तो अभी हमने बात की थी प्रोटीन का जो निर्माण है अमीनो एसिड से होता है, और अगर इस प्रोटीन को तोड़ना है तो बनेगा क्या? अमीनो एसिड बनेंगे। ये आपका पॉलीमर है, बहुलक है, और ये आपका मोनोमर है, एकलक इकाई है। तो पहले मोनोमर पॉलीमर बनाएगा, और पॉलीमर का अगर हम अपघटन करेंगे जैसे पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में तो हमें क्या मिल जाएंगे? कई सारे अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। तो इसका सही जवाब है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, खास करके कौन सा एंजाइम का कहाँ क्या रोल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करते जाएं कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जल अपघटन में सहायता करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी जैविक तंत्र यानी कि लिविंग सिस्टम के लिए एंजाइम क्या है? मतलब अगर कोई जैविक तंत्र है, लिविंग सिस्टम है, तो उसमें एंजाइम का क्या रोल होगा? वो क्या काम करेगा? वो ऊर्जा प्रदाता होगा यानी कि एनर्जी देने वाला होगा, या रोगों से बचाने वाला होगा, या ऑक्सीजन वाहक होगा, या फिर जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला? तो नो डाउट इसका सही जवाब है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला। जैसे कि एंजाइम की परिभाषा में अभी मैंने बताया था कि एंजाइम जो है ऐसे एक तरीके से उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उत्प्रेरक ही क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं ना। अलग अलग प्रकार के एंजाइम है। हमने जैसे भोजन खाया, चबाया, उसमें सेलाइवा मिली, जो है टाइलिन एंजाइम वहाँ पे मिल जाएगा। आगे जाएगा तो कई सारे पेप्सिन, रेनिन, कई तरीके के एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने के लिए, आपका जो है लिपिड्स को पचाने के लिए अलग। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम है। और एंजाइम के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो जान के आपको आश्चर्य होगा कि यदि हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होते, यदि ये सारे एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते, तो अगर एक दिन के एक टाइम का भोजन हम खाते तो उसको पचाने में हमको लगते लगभग 50 वर्ष, अगर ये एंजाइम नहीं होते तो। ये एंजाइम इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि 50 साल लग जाता है हमको एक टाइम का खाना को डाइजेस्ट करने में, अगर ये एंजाइम हमारे दैनिक जीवन में शामिल नहीं होते। तो इसलिए एंजाइम जो है का रोल हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था जो है लिविंग सिस्टम में कोई जैविक प्रक्रिया, जैविक तंत्र में एंजाइम क्या काम करेगा? तो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन है, अमीनो एसिड के अणु आपस में जुड़कर प्रोटीन अणु का निर्माण करते, तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा कि अमीनो एसिड जुड़ेंगे प्रोटीन बनाएंगे। अगला है प्रोटीन का सूत्र ये होता है C6H10O5 सूत्र के बहुलक होते हैं। अगला, अंडों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है और दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो अंडों में प्रोटीन भी होता है, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। केवल ये वाला पॉइंट जो है सही नहीं ठहरता है, प्रोटीन का ये सूत्र है, ये बहुलक है ना। आगे डिस्कस करते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन अत्यंत उच्च आणविक द्रव्यमान वाले है ना, प्रोटीन का भार बहुत ज्यादा होता है। कई सारे अमीनो एसिड मिलके यानी समथिंग 10 लाख के आसपास जो है अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये बनाते हैं और पोलीएमाइड बहुलक होते हैं। पोलीएमाइड अभी बताया था कि एमाइड बंद बनता है इनके बीच CONH, और ये कई सारे जुड़ते जाएंगे CONH अमीनो एसिड काफी सारे होंगे, तो आखिरी में जाके प्रोटीन बनेगा। तो काफी सारे एमाइड बंद हो गए, इसलिए इसको बोल दिया पोली यानी कई सारे, और एमाइड यानी पोलीएमाइड बंद है। क्या बहुलक है, जिसमें होता है क्या, विभिन्न प्रकार के अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि अल्फा बीटा क्यों नाम क्यों दे रहे हैं इनमें। अमीनो एसिड किस प्रकार के होंगे? अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, इकाइयों के रूप में होते हैं। तो ये इसका सही जवाब है, प्रोटीन का सूत्र नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन उसके सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? या तो कार्बोक्सिल समूह COH, या NH2, या CH3, या A और B दोनों। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि अमीनो अम्लों में दोनों प्रकार के होते हैं, एक होता है COH और एक होता है NH2 मतलब अमीनो, और COH मतलब एसिड ग्रुप, तो दोनों होता है। तो सही जवाब इसका D वाला, A और B दोनों। अब थोड़ा स्ट्रक्चर इस पे ध्यान दीजिएगा। अल्फा अमीनो अम्लों में एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अब ये जो अमीनो अम्ल है इनका नाम अल्फा बीटा गामा कैसे रख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एमिनो अम्लों के COH समूह के सापेक्ष यानी कि एसिड समूह के सापेक्ष जो एमिनो ग्रुप होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आदि में इसको हम वर्गीकृत करेंगे। किसको? अमीनो अम्लों को। किसके आधार पर? COH समूह के सापेक्ष NH2 किस जगह पे? अल्फा पे तो अल्फा अमीनो अम्ल, मतलब अल्फा कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है तो अल्फा, बीटा कार्बन पे जुड़ा है तो बीटा अमीनो, गामा पे जुड़ा है तो गामा और डेल्टा पे जुड़ा है तो डेल्टा। प्रोटीन के जल अपघटन से, ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, यानी प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होगी? अल्फा अमीनो एसिड। और एक स्ट्रक्चर देखिए बहुत काम का है, ये आपका एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये है NH2 यानी अमीनो ग्रुप, ये एसिड यानी कार्बोक्सिल या कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका अल्फा कार्बन, और ये कोई साइड चेन में इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिए ये COH इस कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये अमीनो ग्रुप है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? अल्फा अमीनो। अगर एक अधिक कार्बन होता, एक नेक्स्ट कार्बन होता तो बीटा हो जाता, फिर नेक्स्ट हो जाता तो गामा। इस हिसाब से इनको अमीनो अम्लों में क्लासीफाई करेंगे। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला तो ये एक दोनों समूह होते हैं NH2 और COH। दूसरा फिर अल्फा अमीनो किस आधार पर नाम दिया? प्रोटीन केवल अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बना है, और अल्फा अमीनो अम्ल उनकी जो COH के सापेक्ष NH2 की जो बॉन्ड की जो पोजीशन होती है, अमीनो समूह की जो पोजीशन होती है, उसकी जो स्थिति होती है, उसके आधार पर हम उसको जो है अल्फा बीटा या गामा नाम देंगे। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हीमोग्लोबिन का, और जो बायो के स्टूडेंट हैं सारे तो ये जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन होता है, एक एंजाइम होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक विटामिन होता है, या एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन। हाँ, संरचना के आधार पर, है ना, यहाँ पे टाइप्स आ गया प्रोटीन के टाइप्स आ गए कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो अगर संरचना देखें प्रोटीन की, तो एक तो फाइब्रस प्रोटीन होता है यानी रेशा वाला प्रोटीन, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन समझ लीजिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम का है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ग्लोबुलर जो प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अणु में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मुड़कर यानी फोल्ड होती जाती है। कई सारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी हम बात कर रहे थे, कई सारे जो है CONH जुड़ते जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में से घूमते जाएंगे, फोल्डिंग होते जाएंगे। ये लिखा है यहाँ पे, है ना, श्रृंखला मुड़कर फोल्डिंग होकर लगभग गोलाकार आकृति बना लेंगे, है ना, ये इस तरीके की गोलाकार आकृति बना लेंगे, एक दृढ़ रचना का निर्माण करेंगे। और ये जो रचना बन रही है, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है? आंतरिक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और मजबूत होता है। अणुओं में अंतराण आणविक जो बल है, हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा,
और जो अंदर के अणुओं में जो बंध होगा दुर्बल होगा। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बंद होने की वजह से मेन पॉइंट ये है कि आसानी से पानी में घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे। जल, अम्ल और क्षार सभी में विलय होते हैं। और इसके उदाहरण, क्योंकि मैंने उदाहरण का ही क्वेश्चन पूछा है, तो इतना जो हम देख रहे हैं ये इसी के ऊपर डिपेंड है। हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो उदाहरण हमें याद रखने पड़ेंगे। एक है इंसुलिन, एक है थायरोग्लोबिन मतलब हार्मोन, और एंजाइम, ये दोनों प्रोटीन है। यानी प्रोटीन हार्मोन के रूप में होता है, एंजाइम के रूप में होता है। ये कार्य प्रणाली के ऊपर जो है प्रोटीन के प्रकार है, यानी जो कार्य करते हैं। जैसे कि हार्मोन है तो हार्मोन का कार्य, एंजाइम का कार्य। अंडे में जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, रक्त में हीमोग्लोबिन, और एक होता है फाइब्रिनोजन। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन का एक उदाहरण है। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनता है कि काफ़ी सारे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में मुड़कर एक गोली संरचना बना लेती है, दृढ़ संरचना बनती है, अंदर हाइड्रोजन बंध होता है, और हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण ये जल में, अम्ल में, क्षार में सब में घुल जाएंगे। और उदाहरण है इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, चांस है पूरे इस टाइप के क्वेश्चन आने के। अगला भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं हमने बात की संरचना के आधार पर प्रोटीन को, एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात की, एक हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन, है ना। क्वेश्चन देख ले पहले। फाइब्रस प्रोटीन यानी कि जो रेशेदार प्रोटीन है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मायोसिन में, एल्ब्यूमिन में, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन में। तो ये तीनों एग्जाम्पल अभी आप देख के आए, ये नहीं है, ये तीनों ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है। ये ऑप्शन इसीलिए लिखे मैंने यहाँ ताकि आपको जो विभेद करने में आसानी रहे। ऊपर तीन उदाहरण पढ़ा आपने, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि ये तीनों ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो ये मायोसिन किसका है? फाइब्रस प्रोटीन का, रेशेदार। अब फाइब्रस जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से कैसे अलग, इसको समझिए कि इनमें लंबे लंबे धागेदार अणु होते हैं, ऐसे लंबे लंबे धागेदार। वहां पे क्या हो रहा था, ऐसे चेन बन रही थी गोल, है ना। इनमें लंबे लंबे धागेदार अणु पार्श्व रूप से एक दूसरे से मिलकर, अब पार्श्व रूप से कैसे, एक लंबा धागा फिर यहाँ जुड़ गया, फिर एक लंबा धागा ऐसे जुड़ गया, रेशे बनाते हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं स्थितियों पर अनेक अणु, है ना, ये श्रृंखला, फिर ये श्रृंखला, ऐसे कई श्रृंखलाएं ये ऐसे क्रॉस लिंक बनाए जुड़ते जाएंगे। और वो जो लिंक बनेगा तो हाइड्रोजन बंद होगा या सल्फर बंद होगा। हाइड्रोजन बंद थोड़ा कमजोर होगा, इसलिए ये जल में विलय है और रेशे बना सकते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे रेशे, धागे जैसी संरचनाएं बना सकते हैं। इसलिए जंतु ऊतकों के मुख्य संरचनात्मक पदार्थों के रूप में अति उपयुक्त होते हैं। यानी कि जंतुओं के जो ऊतक हैं, टिश्यूज मिलके बॉडी के ऑर्गन बनाएंगे। तो उन टिश्यूज को बनाने में ये जो रेशेदार प्रोटीन होता है इसका रोल है। यानी कि बॉडी के जितने भी ऊतक बने हुए हैं वो रेशेदार प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बॉडी की संरचना, चाहे वो एनिमल के बारे में बात करें, हम लोगों के बारे में बात करें, तो संरचना कौन डिसाइड कर रहा है? रेशेदार प्रोटीन, है ना। क्योंकि प्रोटीन की यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन किया दो प्रकार से संरचना के आधार पर, ग्लोबुलर और एक आपका रेशेदार। तो शरीर की जितनी भी ऊतक है, अंग है, उसकी जो संरचना बनाने में रोल किसका आ रहा है? रेशेदार प्रोटीन का। तो ये दिमाग में आपके अच्छे से आ गया होगा। और ये हाइड्रोजन बंध कमजोर होगा, घुलेगा नहीं, रेशे बनाने की प्रकृति इनकी होगी। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। हमारा इसका सही जवाब था मायोसिन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कीरेटिन। अब कीरेटिन कहाँ कहाँ होता है याद होगा, ये आपकी स्किन में होता है, बाल में होगा, नाखून में होगा, जानवरों के सींग में होगा। कोलेजन, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशे, ये भी हमने बात की कि जो हमारे शरीर की संरचना को बनाने में रेशों का रोल है। ये जो रेशे प्रोटीन है हमारे, जो फाइब्रस प्रोटीन, इसका रोल है। और ये जो कोलेजन है ये क्या है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला प्रोटीन है, रेशा है। एक मायोसिन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है, एक फाइब्रोइन है जो कि रेशम के अंदर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाए हैं, इसीलिए करवाए हैं स्पेशल, है ना। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। इसलिए आप ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन को बहुत अच्छे से समझ लें, इनके उदाहरण और उदाहरण याद करें आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला, ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है। एमिनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड को उन्होंने एक नाम दिया है ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या है मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात उनमें यहाँ जो है क्रियात्मक समूह के बारे में बात हो रही है कि क्षारीय समूह होता है और एक अम्लीय समूह। क्षारीय समूह NH2, अम्लीय समूह COH होता है। क्षारीय समूह NH3+ या अम्लीय समूह COO होता है, या क्षारीय समूह CO और अम्लीय समूह NH3+ होता है। और आखिरी में कोई अम्लीय या कोई क्षारीय समूह नहीं होता है।
तो इसका सही जवाब है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो अमीनो एसिड होता है उसमें दोनों समूह होते हैं, NH2 और COH। अब ज्यूटर आयन से क्या लेना देना उसको समझ लेते हैं। क्षारीय समूह NH2 और अम्लीय समूह CO, जिसका सही जवाब है। बात हो रही है कि जो अल्फा अमीनो एसिड है इसमें क्षारीय NH2 समूह और अम्लीय COH समूह एक ही अणु में दोनों जुड़े होते हैं। और अभी एक स्ट्रक्चर भी अभी मैंने आपको बताया था अल्फा अमीनो एसिड का, जिसमें जो है कार्बन था, एक एल्काइल ग्रुप था आपका, ठीक है, एक COH समूह था, ठीक है, और एक आपका NH2 समूह था। ये जो है जो जनरल जो है आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एक अब यहाँ पे ध्यान दें कि NH2 और COH, एक है क्षारीय और एक है अम्लीय, तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों है एक ही अणु के अंदर, अम्ल भी क्षार भी। तो एक तो पॉइंट हो गया कि न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि अम्ल भी है क्षार भी, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे तो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। और एक आंतरिक लवण की भांति भी व्यवहार करेगा, जिसमें अम्लीय समूह प्रोटॉन दाता होगा और क्षारीय अमीनो समूह प्रोटॉन ग्राही होगा, है ना। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो गया, एसिड। जो प्रोटॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है वो कौन है, आपका एसिड है, अम्लीय समूह है। अम्लीय समूह प्रोटॉन दाता और क्षारीय अमीनो समूह प्रोटॉन ग्राही होता है। और इस प्रकार के जो आंतरिक लवण है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन, यानी जिसमें दोनों चार्ज है। ये आप देखिए मेन RCH NH2COH, ये जो H है NH2 ले लेगा, प्रोटॉन H किसके फॉर्म में जाएगा, H+, यानी कि प्रोटॉन के फॉर्म में। और जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या है, क्षार। ये आपका अम्लीय समूह हो गया और ये क्षारीय समूह, ये मिलके क्या बना है, ज्विटर आयन। तो ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसी एक ही अणु में होते हैं उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, ज्विटर आयन। नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी है, एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेस ग्रुप है, साल्ट भी हो गया है और ज्विटर आयन हो गया। और ज्विटर आयन वाला क्वेश्चन के चांस है आने के, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि जो है अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं, यानी उनमें कौन सा समूह होता है, क्षारीय समूह NH2, अम्लीय समूह COH, क्षारीय समूह NH3+ या CO, या क्षारीय समूह CO या NH3+, या कोई अम्लीय या कोई क्षारीय नहीं होता। तो क्षारीय समूह NH2, अम्लीय समूह COH होता है। अल्फा अमीनो एसिड में दोनों होते हैं NH2 COH, तो ये न्यूट्रल होता है, एक आंतरिक लवण की भांति व्यवहार करता है। और जो ये H होता है ये डोनेट कर देता, यानी कि ये प्रोटॉन दाता और ये प्रोटॉन ग्राही, जो दाता वो अम्लीय और जो ग्राही वो क्षारीय। इस प्रकार से एक ही अणु के ऊपर दोनों ही चार्ज हैं, एक ऋण आवेश एक धन आवेश, तो इसको ज्विटर आयन बोलेंगे। अगला, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों और सरल यौगिकों में अपघटन क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का, है ना, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जैसे हम जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, तो बॉडी को पचाने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम जो फूड ले रहे हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, वो भी कई सारे एंजाइम और कई सारी विधियों से होता हुआ वो सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार की जो अपघटन की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, या किण्वन, या मेटाबोलिज्म। सही जवाब है फर्मेंटेशन, किण्वन, ठीक है। और इसके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे, फर्मेंटेशन जैसे कि जलेबी बनाने से पहले मैदा को सड़ाया जाता है तो वो एक फर्मेंटेशन है ना। तो कई कार्बोहाइड्रेट का अपघटन एंजाइमों द्वारा किया जाता है और इन्हें सरल उत्पादों में बदल दिया जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जो जटिल पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, उनको सिंपल पदार्थों में, सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही किण्वन कहलाता है। जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको बियर में, शराब में, मीठे सिरप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा कार्य ऐसा जो प्रोटीन नहीं करेगा, इसमें से नाखूनों का निर्माण नहीं करेगा, त्वचा का निर्माण, मसल्स मांसपेशियों का निर्माण, और मेटाबॉलिज्म के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो ये मेरे ख्याल से सब याद है आपको, नाखूनों का निर्माण भी करेगा, ऊपर अपन देख चुके हैं, त्वचा का निर्माण भी करेगा, और मसल्स वो फाइब्रस रेशे मिलके करेंगे। केवल ये जो है उपापचय के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना, ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम इसका नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट करेंगे, फैटी एसिड्स करेंगे, ये नहीं करेगा। उपापचय के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना, उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हमने भोजन खाया उसका डाइजेशन हुआ, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, रेस्पिरेशन श्वसन हुआ, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो है प्रोटीन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, वो एंजाइम के रूप में होता है। अब प्रोटीन के क्या कार्य है, अनेक जटिल प्रोटीन्स उपापचय क्रियाओं में एंजाइम
और हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने डाइजेशन के बारे में बात की, रेस्पिरेशन में, इनमें प्रोटीन का क्या रोल है, वो एंजाइम के रूप में उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम होंगे तभी वो कार्य होगा, ठीक है। और एंजाइम का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एक छोटा सा एंजाइम एक अभिक्रिया के अंदर 1 मिनट में 10 लाख बार वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, मतलब कि उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करा के वापिस आ जाता है केवल एक मिनट में। इतना फास्ट एक्टिविटी होती है एक एंजाइम की, ठीक है। जैसे कि आपका जो दूध है, उस दूध को जब डिग्रेड करेंगे, ठीक है, उससे जब हम पनीर बनाएंगे तो उस पनीर बनाने में एंजाइम का रोल होता है। तो वो एंजाइम 1 मिनट के अंदर 10 लाख बार उस क्रिया को पूरा करवा के वापिस अपनी जगह आएगा। इतनी फास्ट एक्टिविटी होती है एंजाइम की, इसलिए एंजाइम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बताया था कि भोजन को पचाने में भी बहुत रोल है। एक टाइम का भोजन पचाने में 50 साल लगा देंगे अगर एंजाइम नहीं होंगे तो। अगला कार्य जो है प्रोटीन का वृद्धि और मरम्मत एवं उपचयी एनाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। कई सारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती है, बॉडी की ग्रोथ होना, बॉडी में अगर कहीं चोट लग गई तो नई सेल्स का फॉर्मेशन होना, मरम्मत होना, ठीक है, ये सब प्रोटीन के कार्य। खून का थक्का जमना, वहाँ पे प्रोटीन का रोल होता है। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन में हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है। और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन O2 को पूरी बॉडी में ले जाने का कार्य इसी हीमोग्लोबिन का है। यह ऑक्सीजन के साथ बन जाता है, कौन, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो ब्लड में पहुंच जाएगी। और यही ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फैलेगी हीमोग्लोबिन की सहायता से। तो बहुत ज़्यादा रोल है, तो मैंने कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे कार्य। आप और इम्पोर्टेंट जो और भी ज़्यादा कार्य वो लिख सकते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के रूप में बनेगा जो शरीर की सुरक्षा करेंगे। और आखिरी है न्यूक्लियोप्रोटीन्स आनुवांशिक लक्षणों के विकास और वंशागति का नियंत्रण करते हैं ना, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, अनुवांशिक लक्षण, वंशागति के जो कैरेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ाने का कार्य भी जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। और कल फिर इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम, और उम्मीद है कल सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास ज़रूर देखें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नंबर बताए थे आप लोगों को, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप जुड़ना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार नंबर लिख देता हूँ मैं, 9753749986 मनीष सर का नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। PDF वगैरह सारी जो फ्री क्लासेस है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं अभी। और टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हमको आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।